भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण तथ्य जानने के लिए पोस्ट को शुरू से अंत तक अवश्य सुने। संविधान के 3 प्रमुख भाग हैं। भाग 1 में संघ तथा उसका राज्य क्षेत्रों के विषय में टिप्पणी की गई है तथा यह बताया गया है कि राज्य क्या है और उनके अधिकार क्या हैं। दूसरे भाग में नागरिकता के विषय में बताया गया है कि भारतीय नागरिक कहलाने का अधिकार किन लोगों के पास है और किन लोगों के पास नहीं है। विदेश में रहने वाले कौन लोग भारत के नागरिक के अधिकार प्राप्त कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते। तीसरे भाग में भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के विषय में विस्तार से बताया गया है। संविधान भाग 3 मौलिक अधिकार नागरिकों के अधिकार है। इनको अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट से लिया गया है। इन अधिकारों को मौलिक मानने का कारण ये है <1 इनकी उपस्थिति एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है ताकि वह अपनी शारीरिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक क्षमताओं का पूर्ण विकास कर सके। इन अधिकारों के अभाव में कोई भी देश जनतांत्रिक नहीं हो सकता है। इसी कारण ये अधिकार भारतीय संविधान का आधार माने जाते हैं। नागरिक अधिकार तथा मानवाधिकार वे अधिकार जो किसी व्यक्ति के गरिमापूर्ण अस्तित्व हेतु आवश्यक है मानवाधिकार कहलाते हैं। परंतु वे मानवाधिकार जिन्हें संविधान प्रदान करता है नागरिक अधिकार कहलाते हैं। सभी नागरिक अधिकार मानवाधिकार तो है परंतु सभी मानवाधिकार नागरिक अधिकार नहीं है। नागरिक अधिकार कानून द्वारा प्रवर्त्य तथा लागू होते हैं। एक ये अधिकार व्यक्तियों द्वारा उपभोग्य है तथा राज्य के विरुद्ध दिए गए हैं, न कि व्यक्ति या निजी संगठन के विरुद्ध गतिविधि अस्पृश्यता के अधिकार अपवाद है। 2 ये अधिकार राज्य शक्तियों पे नियंत्रण रखते हैं तथा राज्य को पूर्णाधिकारवादी बनने से रोकते हैं। 3 यद्यपि व्यक्ति इनका प्रयोग करते हैं परंतु ये अबाध्य नहीं है। इनके विरुद्ध युक्ति संगत निर्बंध आरोपित किए जा सकते हैं। 4 कुछ स्थितियों राष्ट्रीय की सुरक्षा तथा संप्रभुता, विदेशी देशों से मैत्री संबंध, पिछड़े वर्गों के आर्थिक शैक्षणिक उत्थान के प्रयासों, अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा हेतु, लोक व्यवस्था, नैतिकता, शांति निर्माण हेतु जनहितमय इन अधिकारों पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। मौलिक अधिकारों तथा अन्य वैधानिक अधिकारों में भेद। 1 मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की दशा में व्यक्ति सीधे अनु 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय जाकर इन्हें लागू करवा सकता है, जबकि अन्य अधिकारों की स्थिति में व्यक्ति अनु 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में ही जा सकता है अथवा अधीनस्थ न्यायालयों में जा सकता है। न्यायिक पुनर्विवेचन। न्यायिक समीक्षा के प्रावधान संविधान में स्पष्ट तथा पृथक रूप से वर्णित नहीं है परंतु इनका उद्गम सर्वोच्च न्यायालय के शक्तियों में है, अनु 13, 32 तथा उच्च न्यायालय का शक्तियों में है। यह अधीनस्थ न्यायालयों को प्राप्त नहीं है। इस अधिकार के प्रयोग करते हुए ये न्यायालय किसी विधि को संविधान का उल्लंघन करने की सीमा तक अवैध घोषित कर सकते हैं। यह समीक्षण शक्ति विधायिका के साथ ही कार्यपालिका के विरुद्ध भी प्रयोग की जा सकती है। न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत। 1 यह सीमित शासन के सिद्धांत पे आधारित है। यदि इसने 2 व्याख्याएं हो और एक ने वैध तथा दूसरे ने अवैध घोषित किया है तो प्रथम मान्य होगी। 2 न्यायालय उस अधिनियम को रद्द नहीं कर सकता जो लागू ही नहीं हुआ हो। 3 न्यायालय इस शक्ति का प्रयोग स्वतः प्रेरणा से नहीं करेगा। न्यायिक समीक्षा के 3 मुख्य कार्य है। 1 शासन कार्यों को वैधानिक बनाना। 2 मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखना। 3 न्यायालयों की सरकारी हस्तक्षेप से रक्षा करना। न्यायिक समीक्षा के लाभ। 1 इसके माध्यम से शक्ति का पृथक्करण राज्य के तीनों अंगों तथा केंद्र राज्य के मध्य बना रहता है। 2 संविधान की सर्वोच्चता तथा विधि का शासन बना रहता है। 3 स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारतीवाद में न्यायिक समीक्षा को संविधान के आधारभूत ढांचे का अंग घोषित किया है। विलोपन सिद्धांत। अनु 13(1) के अनुसार भारत में प्रत्यार्पित सभी विधियां संविधान के लागू होने से ठीक पहले तक यदि किसी भी सीमा तक यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करे तो वह उस सीमा तक अवैध होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने भी भीकाजी नारायण बनाम मध्य प्रदेश वाद 1955 में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया कि ऐसी विधि समाप्त नहीं होगी परंतु इन पर मौलिक अधिकार प्रभावी हो जाएंगे तथा ये पृष्ठभूमि में चली जाएगी परंतु ये उस दशा में फिर से
प्रभावी क्रियाशील हो जाएगी जब संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों में संशोधन हो जाए। इसी तरह जो व्यक्ति मौलिक अधिकारों का लाभ नहीं उठाते उन पर ये लागू रहेगी। जैसे विदेशी नागरिक दीपचंद बनाम उत्तर प्रदेश वाद 1959 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस सिद्धांत को केवल संविधान पूर्व की विधियों पे लागू किया। संविधान लागू होने के बाद वाली विधियां उस सीमा तक मृत पैदा होगी जिस सीमा तक वे अनुच्छेद 13(2) का उल्लंघन करे। वही गुजरात राज्य बनाम अंबिका मिल वाद 1974 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय को रद्द करते हुए इसको संविधान पश्चात की विधियों पे भी लागू कर दिया क्योंकि विधायिका का संविधान उल्लंघन का कोई इरादा नहीं था। इसी प्रकार ये उन लोगों पर लागू रहेगी जो मौलिक अधिकारों के पात्र नहीं है। मौलिक अधिकारों में संशोधन का प्रश्न। अनु 13(2) की सरसरी व्याख्या मौलिक अधिकारों संशोधन का पात्र नहीं बताती है, परंतु संसद ने पहली ही संशोधन विधि द्वारा जबकि संसद के चुनाव भी नहीं हुए थे इसमें संशोधन करना शुरू कर दिया था। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ वाद 1951 में प्रथम संशोधन को चुनौती दी गई। तब सर्वोच्च न्यायालय ने अनु 13(2) की व्याख्या करते हुए संसद की दो विधान शक्तियां बताई थीं। एक सामान्य जिसका प्रयोग से बना एक्ट विधि कहलाएगा। दो संवैधानिक जिसका प्रयोग करने पर संशोधन उत्पन्न होगा। यह शक्ति निर्माणकारी शक्ति है तथा संविधान निर्मात्री सभा ने संसद को इसलिए दी थी ताकि वह समय आने पर संविधानमय परिवर्तन ला सके। प्रथम केवल सामान्य शक्ति का परिचायक है तथा इसका प्रयोग करके संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, परंतु अनु 368 की शक्तियों का प्रयोग करने पर मौलिक अधिकार भी संशोधन का विषय होंगे। यह स्थिति गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद 1967 तक रही, परंतु इस वाद के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों को अशोधनीय बता दिया। कोई भी सत्ता यहां तक कि संसद भी उनमें संशोधन नहीं कर सकती है। यह अधिकार तो मात्र नवीन संविधान सभा को ही दिया जा सकता है। इस वाद के निर्णय में अनु 368 को मात्र संविधान संशोधन प्रक्रिया बताया गया, न कि संविधान संशोधन शक्ति। उस समय तक अनु 368 का शीर्षक था संविधान संशोधन की प्रक्रिया। इस निर्णय की प्रतिक्रिया में संसद ने 24वां संशोधन पारित किया तथा अनु 13 तथा अनु 368 में संशोधन किया। अनु 13(4) की रचना घोषित किया कि अनु 368 के तहत संसद द्वारा पारित संशोधन का अनु 13 से कोई संबंध नहीं होगा। इसी तरह अनु 368 का शीर्षक संविधान संशोधन की प्रक्रिया तथा संसद की शक्ति कर दिया। अनु 368(3) का समावेश कर कहा गया कि 13वें अनुच्छेद में कहा गया कोई शब्द अनु 368 पे लागू नहीं होगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में 24वें संशोधन की वैधता का प्रश्न उठाया गया। अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने इस संशोधन को वैध घोषित कर दिया, साथ ही संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकारी माना तथा गोलकनाथ वाद के निर्णय को रद्द कर दिया। परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने संशोधन करने की संसदीय शक्ति को असीम नहीं माना। संशोधन द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट या बदला नहीं जा सकता, यद्यपि वह किसी भी अनुच्छेद में संशोधन को स्वतंत्र है। यह आधारभूत ढांचा एक न्यायिक आविष्कार है, न कि कोई संवैधानिक शब्द है, परंतु न्यायालय ने इस ढांचे का संकेत भर दिया है, न कि स्पष्ट वर्णन। बाद के वादों के निर्णयों में इसका वर्णन मिलता है। ये है एक देश की संप्रभुता। इस पोस्ट में आपने अनुच्छेद 13 का कुछ अंश सुना, शेष भाग 3 को अगले पोस्ट में सुनने को मिलेगा। आपको कैसा लगा प्रतिक्रिया अवश्य दें और चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।